नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएस का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं, जो कि है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। जी हां दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर कोई भी आपका एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सब में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का ओवरव्यू लेने वाले हैं। हम लोग क्रोनोलॉजी, एक तरह से कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी पता करेंगे। 3 चरणों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को। प्रथम चरण जो होता है वो 1885 से लेकर के 1905 तक का कालखंड होता है। द्वितीय चरण जो होता है वो आपका 1906 से लेकर के 1919 तक का कालखंड होता है। और तृतीय चरण, जिसको गांधी युग कहा जाता है, वह आता है आपका 1920 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 तक। तो इन तीनों चरणों के बारे में हम लोग ओवरव्यू लेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सी घटनाएं हुई थी और उसका क्या असर पड़ा था, ताकि हम लोग जो आगे वीडियोज बनाएं और इन सब के बारे में पढ़ें तो हमको आसानी से समझ में आए कि किसके बाद कौन सा घटनाक्रम घटा था और किस घटना से कौन से लोग संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके। और ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है, तो पूरा वीडियो ऑनलाइन जरूर देखिएगा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि 3 चरणों में बांट करके इसको पढ़ते हैं। प्रथम चरण जो है आपका 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का कालखंड होता है, जिसमें 1885 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए बहुत सारे विचार हैं। बहुत लोगों का मानना है कि वो अंग्रेजों की चाल थी, सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया गया कांग्रेस का। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी में बम्बई में हुई। पहले पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर महामारी फैल जाने के कारण बम्बई में हुई। कितने लोग शामिल हुए, किस प्रकार से इनका कार्यक्रम चला, कौन अध्यक्ष थे, कौन सचिव थे, यह सब हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला वीडियो हमारा जो आएगा आगे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित होगा, जिसमें जितने भी अधिवेशन हुए थे, महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके अध्यक्ष के बारे में, और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए थे उन अधिवेशनों में, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे उदारवादियों का इंग्लैंड में प्रचार देखेंगे। जी हाँ, कांग्रेस के ही जो उदारवादी थे या फिर अन्य जो उदारवादी लोग थे, उन्होंने इंग्लैंड में और विदेशों में बहुत सारे प्रचार के लिए कार्यक्रम चलाए थे। उधर जो आपके उग्रवादी लोग थे, उन लोगों ने भी विदेशों में, पेरिस में, लंदन में, रूस में, इन सब देशों में अलग अलग कार्यक्रम चलाए थे, बहुत सारे संगठन स्थापित किए थे। तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व और कांग्रेस की स्थापना के बाद जितने भी जो महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किए गए देश में या विदेश में, उनके बारे में भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में देखेंगे। लेकिन वो बाद में होगा। फिलहाल आप ये सब जो है देख सकते हैं किसी भी किताब से, लूसेंट वगैरह किसी भी किताब में एक आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसमें किस ईस्वी में किसकी स्थापना हुई और कौन अध्यक्ष थे, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल उनसे देख लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग जो है इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे बंगाल विभाजन देखेंगे। जी हाँ, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा था कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर। कांग्रेस भी अपने तरफ से विज्ञप्ति देती थी, आपका याचना करती थी और एप्लीकेशन वगैरह दे करके उन पर दबाव बनाती थी। उधर से विदेशों से भी जो उग्रवाद बढ़ रहा था, हथियारों के बल पर लोग जो है वो हत्याएं कर रहे थे और अंग्रेजों
को मारने की कार्रवाई चल रही थी और बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन आपस में जुड़ करके और वहाँ से सीख करके आ रहे थे, विदेशों से सीख करके आ रहे थे और यहाँ पर क्रांतिकारी घटनाक्रम जारी रखे हुए थे। तो इन सब से कांग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा था, ठीक है। और वो चूंकि इन सब का केंद्र बंगाल हुआ करता था, तो बंगाल का विभाजन करना करजन ने बहुत उचित समझा था। हालांकि उसने ये कहा कि प्रशासनिक कार्यवाही की वजह से यह काम किया जा रहा है, प्रशासन हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं इतने बड़े बंगाल का, और इस कारण से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन सही कारण क्या था, वो यही था कि बंगाल में जो बुद्धिजीवी लोग थे वो सबसे ज़्यादा बंगाल में हुआ करते थे, और सबसे ज़्यादा जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, जो कार्यवाहियाँ होती थी अंग्रेजों के विरुद्ध, वो बंगाल से ही होती थी। और इस कारण से वो बंगाल के बुद्धि को बांटना चाहते थे, बंगाल के इतिहास को, बंगाल की संस्कृति को, बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा को बांटना चाहते थे, ठीक है। तो ये कारण था बंगाल के विभाजन का, तो उसके बारे में देखेंगे। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में नवंबर में, जिसकी घोषणा की गई, और 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत आपका बहुत सारे जो शराब के कारखाने थे उन पर धरना दिया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जलाई गई, बहुत सारे लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, बहुत सारे वकीलों ने अपना काम छोड़ दिया, आईएएस ऑफिसर्स ने जो है अपना वो क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे जो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो लोग काम करना बंद कर दिए। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। उसी समय आपका राखी का त्यौहार मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल के विभाजन पर एक स्पेशल वीडियो आएगा और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रथम चरण, जिसको कि उदारवादी युग कहा जाता है, ठीक है। वैसे वो जो आपके उग्रवादी लोग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये सब जो लोग थे वो इनको याचनाकर्ता कहते थे, मतलब याचना किया करते थे जो उदारवादी लोग थे, तो इसलिए इनको कहा जाता था याचनाकर्ता कहा जाता था, ठीक है। कि आप लोग अंग्रेजों से याचना करते हो, एक तरह से भीख मांगते हो, भिक्षावृत्ति कहा जाता था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का कालखंड इसको कहा जाता था, उग्रवादी जो नेता थे उनकी दृष्टिकोण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में हम लोग देखेंगे 1906 से लेकर के 1919 ईस्वी तक का कालखंड, और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो 1906 में आपका स्वदेशी आंदोलन आपका चरम पर था, स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद इसको जो है उग्र राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है यह भी हम लोग देखेंगे। 1906 में 1907 में 6 या 7 में कह सकते हैं, 6 में नहीं 7 में कह सकते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। और कांग्रेस जो है उग्रवादियों और उदारवादियों दोनों में बट गया था, क्योंकि विचारधारा जो थी उस समय उग्र होने लगी थी। लोग जो है याचिका दे दे करके और पंफलेट छपवा करके बहुत बोर हो गए थे, एक तरह से कह सकते हैं। जो उग्रवादी विचारधारा पनप रही थी कांग्रेस के अंदर, उन लोगों का मानना था कि आप केवल जो एप्लीकेशन देते हो, और कांग्रेस सरकार और जो कांग्रेस के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन पर सरकार थूकती तक नहीं है, उसको कोई जवाब नहीं देती है, बहुत ज़्यादा सफलता आपको आज तक मिल नहीं पाई है, तो आपको गिरगिराना बंद करना चाहिए और आपको अपना अधिकार मांगना चाहिए, पूर्ण स्वराज्य मांगना चाहिए। इस प्रकार का विचार था उग्रवादियों का, और इस कारण से दोनों में मतभेद हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। उधर आपका इधर कांग्रेस का विभाजन हो रहा था, तो उधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी। किस प्रकार से हुई, कौन कौन उसमें शामिल थे, मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग एक वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और मुस्लिम लीग कि आगे की कार्रवाई किस प्रकार से रही, किस प्रकार से जिन्ना उससे जुड़ा और जिन्ना ने किस प्रकार से पाकिस्तान वगैरह की मांग की, वह सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में देखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन को भी 2 चरणों में बांट करके देखा जाता है। एक तो पहला आपका चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इत्यादि के जुड़ने से पहले का कालखंड होता है, और दूसरा जो कालखंड होता है वो जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि जुड़ जाते हैं उस समय का कालखंड होता है। पहले चरण में आपके सावरकर होते हैं, मदन लाल ढींगरा होते हैं, उधम सिंह होते हैं, इन लोगों का देखते हैं हम लोग जो कार्रवाई ये लोग करते हैं। लाला हरदयाल वगैरह होते हैं, विपिन चंद्र पाल, आपके लाला लाजपत राय, आपके बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का कालखंड देखते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं फिर आपका जैसे
25 में आपका काकोरी कांड। तो काकोरी कांड में देखते हैं कि रेल को लूट लिया जाता है, डाक गाड़ी जो होती है उसको लूटा जाता है। आपके अशफाकुल्ला खान होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। सान्याल जी होते हैं और इन लोगों को फांसी की सज़ा भी दी जाती है। ठीक है, काकोरी कांड आपका 9 अगस्त को ही हुआ था और आज का दिन भी 9 अगस्त ही है। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं काकोरी कांड जो होता है, उसके बाद फिर आपका 1928 में साइमन कमीशन आता है भारत, और उसके खिलाफ जो आपके लाला लाजपत राय हैं वो साइमन वापस जाओ का नारा लगा रहे होते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। और उनके लाला जी की हत्या के विरोध में आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। वैसे वो लोग मारना चाहते थे किसी और को, लेकिन सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर 1929 में सचिवालय में बम फेंका जाता है, जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसमें बम फेंका जाता है। और फिर उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है अपना प्रचार करना और क्रांति की अलख जगाना। वो लोग अपने आप को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अपने आप को सरेंडर करा देते हैं और उसके बाद फिर जेल में उनकी कार्यवाही चलती है। अदालत में कार्यवाही के दौरान जो है वो लोग अपना प्रचार करते हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को पूरे देश भर में फैलाते हैं अदालती कार्रवाइयों के जरिए। और उसके बाद फिर जेल में सत्याग्रह करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसी बीच सैंडर्स हत्या का जो केस है वो शुरू कर दिया जाता है। और फिर 1931 में हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी दे दी जाती है 23 मार्च को। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चरण होता है। और इसके तुरंत बाद जो होता है आपके चंद्रशेखर आज़ाद की भी हत्या कर दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या तो नहीं कहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया जाता है अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, और वो खुद को गोली मार लेते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक मेरा बमतुल बुखारा मेरे पास है तब तक मुझे कोई जिंदा पकड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे वहाँ पर और बहुत डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जो होता है उसके बाद हम लोग आते हैं और 1911 का कालखंड देखते हैं। 1911 में आपका जॉर्ज पंचम जो होता है वह आता है इंग्लैंड से भारत और उसका स्वागत किया जाता है। और उस समय जो है बंगाल के विभाजन को रद्द कर देता है वो। इसके अलावा जो दिल्ली आपकी भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। और उसी समय जो है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया जाता है 1912 में। ठीक है, तो ये सब जो कार्रवाई होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है। गांधी जी 1915 में भारत वापस आते हैं और उसके बाद फिर वो भाग लेते हैं अधिवेशनों में, कांग्रेस के अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेस का एकीकरण हो रहा होता है, जो विभाजन 1907 में हुआ था, तो 1916 में फिर कांग्रेस का एकीकरण होता है। कांग्रेस के एकीकरण के साथ साथ उसमें मुस्लिम लीग भी जो है वो मिल जाती है कांग्रेस के साथ, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन होता है 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। और उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल बिहार से पहुंचते हैं और गांधी जी को चंपारण के किसानों की दशा बताते हैं। गांधी जी चंपारण आते हैं 1917 में और 1917 में चंपारण का सत्याग्रह शुरू होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1918 में आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल का उपयोग करते हैं पहली बार। और उसके बाद फिर आपका खेरा सत्याग्रह वगैरह गांधी जी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1919 का कालखंड होता है, जब 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है भारतीय इतिहास के लिए, क्योंकि वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें कि आपके सैफुद्दीन किचलू और उनको जेल हो जाती है, सैफुद्दीन किचलू को, और एक और होते हैं नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उनको जेल हो जाती है। और उसके कारण जलियांवाला बाग में लोग भाषण दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जुटे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, सब लोग जुटे होते हैं। और वहाँ पर माइकल ओडायर जो होता है गोली चलाने का आदेश दे देता है, क्योंकि भागने का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। गांधी जी जो है वो अपना उपाधि लौटा देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो अपना उपाधि लौटा देते हैं, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि लौटाते हैं, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो नाइटहुड की उपाधि लौटाते हैं। और बहुत सारे लोग
लोग जो है इसके विरोध में खड़े होते हैं। इसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी बैठाई जाती है, जो कि माइकल ओडायर को राष्ट्रवादी बताती है और इंग्लैंड का सच्चा सेवक बताती है, ठीक है। और इसी के लिए जो है कांग्रेस भी जो है अपना एक कमेटी बैठाती है, जिसमें आपके नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 1919 का जो कालखंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी समय आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। 1909 में हम लोग इससे पहले देख चुके होते हैं कि आपका हिंदू और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बांट दिया जाता है, और 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है उसमें और भी ज़्यादा उसको बढ़ा दिया जाता है। सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एवं अन्य समुदायों के लिए, दलितों के लिए भी जो है अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही जाती है, जिससे गांधी जी क्रोधित हो जाते हैं। गांधी जी क्रोधित क्या, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, और उधर अंबेडकर जी होते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। इस प्रकार से 1919 का जो आपका घटनाक्रम होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रकार से क्या कह सकते हैं उसको, कि मतलब पुनः उसका गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पुनः एक बार उठ करके खड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसी समय आपका खिलाफत आंदोलन भी होता है, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एक करने की गांधी जी की योजना होती है। हालांकि वो बाद में सफल नहीं हो पाती है, लेकिन खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया जाता है टर्की के खलीफा के समर्थन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1916 में, इससे पहले कांग्रेस का एकीकरण देख चुके हैं। 1916 में ही आपका होम रूल आंदोलन चलाया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। तो 1916 के बारे में भी हम लोग देखेंगे, होम रूल आंदोलन के बारे में भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना करके देखेंगे, ठीक है। तो 1919 तक का कालखंड हो गया। उसके बाद जो कालखंड आता है वो आपका 1920 से लेकर 1947 का कालखंड आता है, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग 1920 में असहयोग आंदोलन देखते हैं। जी हाँ, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे बेहतरीन आंदोलन था, और उनका कहना था कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें कि कुछ उग्र भीड़ के द्वारा जला दिया जाता है थानों को, कुछ सिपाही मारे जाते हैं, और गांधी जी इससे विक्षुब्ध होकर के, या फिर क्या कह सकते हैं, गांधी जी गुस्सा होकर के और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि भारतीय अभी तैयार नहीं है आज़ादी के लिए। जबकि खैर इसके बारे में बहुत विवाद है, क्यों ख़त्म किया, क्या ख़त्म किया, यह सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग बातें इसके बारे में कहते हैं। तो हर विचारधारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेरा सत्याग्रह मैंने बता दिया, 1920 का ये भी बता दिया, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। जी हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना आपके करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, ये दोनों मिलकर के करते हैं स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कुछ संवैधानिक सफलता इन लोगों को मिलती है, चूँकि कांग्रेस जो है उस समय चाहती नहीं थी कि हम लोग चुनाव में भाग ले, जबकि कुछ लोग जो कांग्रेस में थे, मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, इन लोगों का कहना था कि नहीं, हमें असेंबली में भाग लेना चाहिए, ठीक है। और इस कारण से वो लोग असेंबली का चुनाव लड़ते हैं और उसमें जीत भी जाते हैं, कुछ प्रांतों में उनकी जीत होती है, और कुछ अपना बात जो है वो मनवाने में कामयाब भी रहते हैं। तो स्वराज दल भी महत्वपूर्ण दल था, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। 1928 में साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। जी हाँ, यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि जैसे ही भगत सिंह का जो लोकप्रियता है वो बढ़ने लगता है, और जितने भी क्रांतिकारी लोग होते हैं वो लोग पूर्ण स्वराज की मांग पर अटल होते हैं। तो कांग्रेस में भी जो है भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और कांग्रेस के लोग भी जो है, जो युवा खास करके थे, वो लोग पूर्ण स्वराज की मांग करने लगते हैं, जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस भी प्रमुख होते हैं। तो उन लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए 1929 में लाहौर अधिवेशन बुलाया जाता है, और कांग्रेस भी जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखती है। और उसी समय यह निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को 1930 से हर वर्ष
26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को उसी समय से स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रावी नदी के तट पर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1930 से 31 के बीच में बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, जिसमें आपका गोलमेज सम्मेलन होता है, तीन गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से लेकर के 1932 ईस्वी के बीच में। लेकिन उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, केवल द्वितीय में भाग लेती है, क्योंकि इसी बीच में गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि गांधी जी जो है अपने समाचार पत्र के माध्यम से 11 सूत्री मांग रखते हैं इरविन के सामने, लेकिन उस मांग को वो ठुकरा देता है, उस मांग पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण गांधी जी जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, दांडी मार्च करते हैं। और दांडी मार्च से घबरा करके फिर इरविन जो है उनको मिलने के लिए बुलाता है और वहां पर गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। और उसी के बाद उसमें थोड़ा सा विवाद भी है कि भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया और क्यों उनकी वकालत नहीं की। तो खैर ये सब बातें हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि वही जो गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसी के कारण गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में लंदन जाते हैं और वहां पर भाग लेते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर वह जो आपका गोलमेज सम्मेलन होता है वह फेल हो जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, केवल दूसरे वाले में भाग लेती है और गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन भंग हो जाता है, उसके बाद गांधी जी वापस लौटते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बार उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, लोग उससे ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। और इस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो स्थगित हो जाता है और गांधी जी जो है अपने रचनात्मक कार्यों में लग जाते हैं, ठीक है। तो यह जो आपका 1930-31 के कालखंड में ही आपका भगत सिंह जी पर और आपके राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा भी चलाया जाता है और 1931 में उनको फांसी भी दे दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी जो है उसी दौरान उनकी भी शहादत होती है, ठीक है। तो यह जो है आपका 1930-31 का कालखंड भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1937 में जो है 1935 में आप जानते हैं कि 1935 में आपका सबसे बड़ा आपका कानून एक तरह से कह सकते हैं आया था, जिसके आधार पर ही भारत का जो संविधान लागू हुआ उसमें 50% जो भाग है वह 1935 के कानून से ही लिया गया है। तो 1935 में कानून आया था जिसके तहत प्रांतीय चुनाव होने थे। तो 1937 में कांग्रेस भी जो है वो प्रांतीय चुनाव में भाग लेती है और मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, जिसको यूपी आज के डेट में कहा जाता है। तो उन सब प्रांतों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है बहुत सारे क्षेत्रों में, जिसमें बिहार भी शामिल था। बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनती है बाबू श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। उस समय वैसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था। तो उस समय जो है आपका कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन फिर 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेज जो है वो भारतीयों से बिना पूछे हुए भारतीयों को युद्ध में धकेलना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध कांग्रेस जो है वो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है और सारी सरकारों को भंग कर दिया जाता है। और यही कारण था कि श्री कृष्ण बाबू भी इस्तीफा दे देते हैं बिहार से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रांतीय चुनाव के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से कांग्रेस की सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1940 में। तो 1940 का कालखंड भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी समय अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि भैया अब हम लोगों को जो है फाइनल आंदोलन करना होगा, ठीक है। हालांकि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तब वो कहते हैं कि भैया मैं तो कांग्रेस के बिना भी जो है भारत के ही बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। जब वो धमकी देते हैं तो कांग्रेस मान जाती है और 1942 में आपका वर्धा सम्मेलन होता है, जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस का अधिवेशन होता है वर्धा में। और उसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। 1940 में ही हम देखते हैं कि जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो पाकिस्तान की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने की, सबसे पहले मांग किसने रखी और क्या कारण था पाकिस्तान
के बंटवारे करने का, तो यह सब भी हम लोग विशेष डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 में शुरू किया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले, तो यह सब भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद आता है आपका 1942 में आपका क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जिसको कि कोई भी नहीं मानते हैं, ना मुस्लिम लीग मानती है, ना कांग्रेस मानती है। और उसी के बाद जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने बोला 1942 में शुरू हो जाता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं तो 1937 में आपका हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। 1938 में भी उनकी जीत होती है त्रिपुरी में। हालांकि गांधी जी उनके खिलाफ होते हैं और पट्टाभी सीतारमैया का प्रचार करते हैं, फिर भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी जो है आपका त्रिपुरी में भी जो है वो जीत जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन फिर बाद में मतभेद के कारण, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद के कारण उनको इस्तीफा देना होता है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और 1943 में जो है वो INA की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हो जाती है। 1942 के बाद हम लोग देखते हैं 1944 में आपका प्लान आता है, सी राजगोपालाचारी का प्लान आता है। उसके बाद फिर 1945 में आपका बेबल योजना आती है, ठीक है। लेकिन ये सब स्वीकार नहीं होता है। हालांकि उस समय तक अंग्रेज जो है मन बना लिए होते हैं कि अब स्वतंत्रता दे देनी होगी। द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव भी होता है, अमेरिका जापान इत्यादि जो देश होते हैं वो, अमेरिका रसिया वगैरह जो है वो दबाव बना रहे होते हैं अंग्रेजों पर कि आप जो है भारत को स्वतंत्रता दे दो। और इस प्रकार से वो लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ भारत को अब स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। और उसी के कारण से क्रिप्स प्रस्ताव आता है। फिर 1945 में बेबल योजना आती है। फिर आपका कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। और अंत में जो है आपका माउंटबेटन योजना आती है और भारत को आज़ादी मिल जाती है। उससे पहले 1946 में हम लोग देखते हैं कि नौसेना का विद्रोह होता है, वायुसेना का विद्रोह होता है। और उधर से जो आपके सुभाष चंद्र बोस है वो, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी दबाव बना रही होती है। सिंगापुर से वो लोग कूच करते हैं और इधर आपके अंडमान निकोबार तक पहुँच जाते हैं। असम के भी क्षेत्रों में वो धावा बोलते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तरह का दबाव होता है। नौसेना, अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीय लोग, आम लोग विरोध कर रहे हैं तब तक हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन सेना ने विद्रोह कर दिया उस दिन हम लोगों को जाना होगा छोड़ करके। तो जैसे ही नौसेना वगैरह का विद्रोह होता है वैसे ही अंग्रेज लोग जो है वो पानी मांगते हैं। पहले कहा जाता था कि 1948 में स्वतंत्रता देंगे, लेकिन वो लोग जो है आनन फानन में स्वतंत्रता दे करके चले जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। और उसी दौरान जो है कांग्रेस का आपका पाकिस्तान का भी विभाजन होता है, बहुत सारे दंगे होते हैं, बहुत लाखों लोग मारे जाते हैं उसमें। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इस सीरीज में केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपका 15 से 20 वीडियो का सीरीज होगा। 15 वीडियो मान करके चलिए, 15 वीडियो का सीरीज होगा जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे इस प्रकार की कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। सप्ताह में 2 से 3 वीडियो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि मुझे खुद की भी तैयारी करनी है। लेकिन आप लोग जुड़े रहेंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं वादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्रोनोलॉजी मैंने बताया और विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में समझाया आपको, तो आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।